गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने क्लास के अंदर कंप्यूटर क्या है और जो कंप्यूटर के मेजर जो पार्ट होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो कंप्यूटर का मेजर पार्ट है हार्डवेयर, उसमें से सीपीयू हमने पढ़ा है और सीपीयू के डिफरेंट पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें एएलयू, सीयू और रजिस्टर इंक्लूड थे। सीपीयू हमारे कंप्यूटर में सभी टास्क को परफॉर्म करता है, लेकिन मैंने जैसे बताया था सीपीयू जब किसी काम टास्क या काम परफॉर्म करता है तो उसको डेटा चाहिए, है ना, कि किस पर काम करे। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 2+3 पर। तो 2 और 3 ये तो है डेटा और प्लस है इंस्ट्रक्शन। तो जैसे ये इंस्ट्रक्शन और ये डेटा सीपीयू को मिल जाता है तो सीपीयू उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये सीपीयू को ये डेटा मिलता कहाँ से, ये डेटा रहता कहाँ पर है, करेक्ट है। जैसे हम लोग कोई मूवी की बात करें तो सारी जो मूवीज होती है हमारे पास वो सब होती है हार्ड डिस्क में, करेक्ट है। 2+3 ये हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करते हैं। तो आप चाहे मूवी देखें या गाना सुने या फिर कीबोर्ड से कुछ टाइप करें, तो ये जितना भी डाटा है ये सबसे पहले जाता है मेमोरी में और मेमोरी इस डाटा को स्टोर करता है। देन सीपीयू उस मेमोरी से डेटा और इंस्ट्रक्शन लेते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने बात कही थी कि सीपीयू सारे काम परफॉर्म करता है। सीपीयू को जो डाटा और इंस्ट्रक्शन चाहिए वो इंस्ट्रक्शन कहाँ रहेंगे, वो रहेंगे एक जगह पर, उस जगह को हम लोग कहते हैं मेमोरी। तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी यूज फॉर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स को स्टोर करता है, करेक्ट है, ताकि द प्रोसेसर कैन एक्सेस मेमोरी डायरेक्टली फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो सीपीयू हमारी मेमोरी से डेटा और इंस्ट्रक्शन ले लेता है। अब ये रैम में कैसे आता है, मेमोरी में कैसे आता है डेटा, तो ये या तो कीबोर्ड से आएगा सीधा मेमोरी में या हमारी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव से सीधा मेमोरी में आएगा। पर पहले कोई भी डेटा और कोई भी इंस्ट्रक्शन पहले मेमोरी में आना जरूरी है, देन वो सीपीयू उसको लेता है। मान लेते हैं सीपीयू ने कुछ काम कर लिया है ना, तो डेटा पर काम हो चुका है। अब वो डेटा हम लोग इरेज कर देते हैं। इरेज कर इसलिए इरेज करते हैं ताकि हमारी मेमोरी वापस खाली हो जाए और खाली होने के बाद में वो नेक्स्ट टास्क के लिए अवेलेबल रहे। मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो ये था हमारी मेमोरी का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मेमोरी करती क्या हमारे पास। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं कि मेमोरी के क्या टाइप्स होते हैं, मेमोरी में और क्या प्रॉपर्टी होती है ना। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो मेमोरी होती कैसे है, तो हमारी पूरी मेमोरी जो है, पूरी मेमोरी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारी पूरी मेमोरी कुछ इस तरह से होती है, लंबी सी, और ये डिवाइड रहती है ब्लॉक्स में। ये ब्लॉक्स, तो ये जितने भी ब्लॉक्स है ये सारे ब्लॉक कहलाते हैं बाइट। मेमोरी में कुछ भी स्टोर करना हो या कुछ भी निकालना हो, ठीक है, वो हमेशा बाइट की फॉर्म में ही जाता है। तो बाइट जो है, ध्यान से सुनिएगा, बाइट मिनिमम एक्सेसिबल यूनिट है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर हम लोग शॉप पर जाते हैं और अगर हमें शूज चाहिए तो शूज जो हमें है वो हमें 2 के पेयर में मिलते हैं, एक शूज कोई नहीं देगा। उसी तरह से जब हम लोग मेमोरी में कोई भी चीज डालते हैं या निकालते हैं तो हमें बाइट ही मिलेगा, इससे कम हमें नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि हर बाइट, जैसे मान लो ये बाइट की हम लोग बात करें तो हर बाइट जो है वो और डिवाइडेड रहती है 8 बिट में। कितने में रहती है? 8 बिट में। तो ये और डिवाइडेड रहती है और इनको हम लोग बोलते हैं बिट। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट, बोले तो 0 या 1 में से कोई एक चीज। तो memory divided into block called as byte, and each byte is divided into 8 number of blocks या सब ब्लॉक called as bit। लेकिन
वापस ध्यान से सुनिएगा, सबसे छोटी जो एक्सेसिबल यूनिट होती है जिसको हम लोग चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो है बाइट। ये बिल्कुल वैसे जैसे शूज का एग्जांपल याद रखेंगे कि जब हमें शूज को पहनना है या खरीदना है तो हमें 2 का पेयर लेना पड़ता है। ठीक है, एक पेयर लेंगे ताकि जिसमें 2 लेफ्ट और राइट शू आ जाएंगे। उसी तरह से हम लोग कभी भी रैम से या मेमोरी से बिट नहीं मांग सकते। हमें जो भी मांगना है वो बाइट की फॉर्म में ही होगा। जैसे कि मुझे स्टोर करना है 6 बिट, 601 है मेरे पास में, मुझे इसको स्टोर करना है। तो रैम से जब हम लोग 601 स्टोर करते हैं तो रैम हमें 1 बाइट देगा, 8 बिट। मान लीजिए हमें रैम में डाटा स्टोर करना है जिसकी साइज है 10 बिट, है ना। तो रैम में जब इसको स्टोर करेंगे तो रैम हमें टोटल 2 बाइट बोले तो 16 बिट देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है बिट, लेकिन एक्सेसिबल यूनिट होती है बाइट। तो हम बात करते हैं कि ये जब हम लोग बाइट में डाटा डालते हैं, है ना, तो डेटा किस जगह पर जाएगा। करेक्ट है, सॉरी ये बैटरी थोड़ी सी लो हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि बाइट में जब डालते हैं कोई भी डेटा या इसको निकालते हैं तो ये जो डेटा है वो किस जगह पर है। बाइट कैसे पहचान लेते हैं कि इस बाइट भरी हुई है या बाइट खाली एम्प्टी है या ऑक्यूपाइड है। तो इसके लिए हम हर बाइट को एक नंबर देते हैं। हमारे कंप्यूटर में होता है, ये हम लोग यूजर नहीं देते, ये कंप्यूटर जो बनाते हैं वो लोग ही देते हैं इसको। तो जो बाइट की हम लोग बात कर रहे हैं तो हर बाइट का एक नंबर होता है। और जैसे कि मान लेते हैं इसका नंबर जो है वो 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो वो अपना जो नंबर होता है हर बाइट का उसको हम लोग कहते हैं एड्रेस। जैसे कि मैंने कहा कि 3 वाली बाइट भरी हुई है, 4 वाली एम्प्टी है। तो इसी एड्रेस या इसी नंबर की हेल्प से हमारा कंप्यूटर ये मैनेज करता है कि कौन सी मेमोरी में बाइट एम्प्टी है और कौन सी ऑक्यूपाइड है। क्लियर है। अब सबसे छोटी चीज तो बिट हो गई, देन एक्सेसिबल होगी बाइट। हाँ, जब हमारे पास में खूब सारी बाइट होती है तो हम लोग बहुत सारी बाइट नहीं बोलेंगे, तो इसको हम लोग नए नए नॉमिनेशन देते हैं। जैसे कि 1024 बाइट हो जाए तो उसको हम लोग 1 KB, फिर MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB एंड मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। इसको बोलते हैं BB, ब्रोंटो बाइट। तो मैं इसके नॉमिनेशन आपको याद करवा देता हूँ। सबसे छोटा बिट बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, चेटाबाइट, योटोबाइट, ब्रोंटोबाइट और लास्ट है जियोबाइट। सबसे बड़ी यूनिट जो अभी डिस्कवर है वो है जियोबाइट। तो हमारे जो पास में पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो चाहे वो मेमोरी हो हमारा मोबाइल हो, उसमें जो मेमोरी हम लोग यूज़ करते हैं वो जनरली आज के डेट में GB की फॉर्म आती है। 1 GB मेमोरी, 2 GB मेमोरी, ओके। हाँ, हायर भी हम लोग ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि बजट कैसा है और क्या है। ये तो हो गई हमारी मेमोरी की यूनिट कि हम मेमोरी को किस यूनिट में मेजर करते हैं। करेक्ट। अब हमारे पास में मेमोरी के टाइप्स आते हैं। हमारे पास मेमोरी के 2 टाइप है, रैम और रोम, जो कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन आज हम लोग रैम और रोम के टेक्निकल इशू पर बात करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास में रैम और रोम में क्या है। तो पहले हम लोग रैम पढ़ेंगे कि रैम किस तरह से वर्क करती है, ओके, किस तरह से बनती है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए इसको शुरू करते हैं, रैम को। चलिए, रैम इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है, रैम और रोम। रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है, ये रोम से ज़्यादा काम में आती है। तो पहले हम लोग रैम की बात कर लेते हैं, देन देखते हैं रोम क्या काम करता है ना। तो रैम क्या काम करता है, हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी डेटा को चलाना है, CPU जो चलाएगा वो रैम में जाएगा। रोम का पर्पज़ ये नहीं है, रोम का अलग पर्पज़ है जिसको हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग रैम का पर्पज़ वापस देख लेते हैं। रैम का पर्पज़ है रैम स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट इज रन बाय या दैट इज यूज्ड बाय CPU।
सीपीयू जिस डेटा को चलाना चाहता है, जिस इंस्ट्रक्शन को चलाना चाहता है, वो हमारे पास रैम में रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारी मेन स्टोरेज है जहां हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शन रहते हैं। ठीक है, हाँ, डेटा और इंस्ट्रक्शन को कई बार हम लोग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, ये रहते हैं। तो जैसे ही डेटा रैम या इंस्ट्रक्शन रैम में आते हैं तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को अपने पास ले लेता है, उसको बोलते हैं फैच करना। तो सीपीयू डेटा को फैच कर लेता है, इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेता है और उस पर वर्क करना शुरू कर देता है। जैसे ही सीपीयू डेटा पर प्रोसेस कर लेता है, उसके बाद में अगर कोई रिजल्ट जनरेट हुआ उससे, जैसे कि 2+3 का रिजल्ट आता है 5, तो सीपीयू ने 2+3 रैम से ले लिया और 2+3 लेकर उसको एक ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका 5 एक रिजल्ट बनाया और उस रिजल्ट को सीपीयू वापस स्टोर कर देता है कहां पर, रैम में। करेक्ट है? इसका मतलब है कि अगर हम लोग बात करें तो ये मान लेते हैं हमारा सीपीयू है, ये हमारी रैम है। तो सबसे पहला डेटा यहां रहेगा, जैसे 2+3 डेटा हमारा यहां रहेगा। सबसे पहले सीपीयू उसको फैच करेगा। करेक्ट है? जैसे ही सीपीयू उसको फैच करेगा, फैच करने के बाद में इसका क्या बनाएगा, वो 5। देन वो इस 5 को वापस रैम में डाल देगा। इसका मतलब देखें आप कि रैम में दो तरह के काम हो रहे हैं, एक तो डेटा जा रहा है और वापस डेटा आ भी रहा है। करेक्ट है? जब सीपीयू डेटा लेता है रैम से, है ना, या रैम से डाटा जा रहा है, उसे बोलते हैं रीड ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको, रीड ऑपरेशंस। और जब सीपीयू रैम में डेटा डालता है या कीबोर्ड से रैम में डेटा जाता है या हार्ड डिस्क से रैम में डाटा जाता है, तो जब कभी भी रैम में डेटा आता है ना, इसे बोलते हैं राइट या रिटर्न ऑपरेशन। तो रैम पर दो काम होते हैं, रीड वाला और राइट वाला। इसी वजह से रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है, जबकि रोम में ऐसा नहीं होता। रोम में लिखना या डाटा डालना अलाउड नहीं है, सिर्फ पढ़ना अलाउड है। तो इसीलिए रोम को हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। लेकिन रैम में दोनों ही पॉसिबिलिटी है, हम लोग डेटा को पढ़ भी सकते हैं रैम में और वापस डाल भी सकते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको रीड बोलते हैं और जब रैम में डेटा जाता है तो उसको राइट बोलते हैं। इसीलिए इसको रीड राइट मेमोरी कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो मान लीजिए हमने प्रेस किया 2+3, ठीक है, कीबोर्ड से, तो ये डाटा कीबोर्ड से जाएगा रैम में। तो 2+3, 2 और 3 डेटा और प्लस क्या है, इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू ने उस पर वर्क किया, उसका 5 बनाकर वापस मेमोरी में डाल दिया। करेक्ट है? अब ये काम फिनिश हो चुका है तो रैम उसको इरेज कर देगा, नहीं, सीपीयू इस रैम को खाली कर देगा। मान लेते हैं कि अभी काम चल रहा है, ओके, अभी काम चल रहा है, सीपीयू इसको प्रोसेस कर रहा है, रैम में डेटा पड़ा हुआ है। अब पावर गई, किसी वजह से पावर नहीं मिली, तो जैसे ही पावर ऑफ होती है तो रैम में जो भी डेटा होता है वो इरेज हो जाता है। करेक्ट? जैसे ही रैम में किसी वजह से पावर को कट किया हमने, हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो बंद हो गई, तो हमारे कंप्यूटर को पावर नहीं मिलेगी, रैम को पावर नहीं मिलेगी। और जैसे ही रैम को पावर नहीं मिलती तो रैम में जो भी स्टोर होता है डाटा इंस्ट्रक्शन, वो दोनों क्लियर हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं वोलेटाइल। इसी वजह से रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं या टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क, जैसे हमारे कंप्यूटर में लाइट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, पावर कट ऑफ हो जाती है, बट जो चीज़ हमारे हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में है, जो सीडी डीवीडी में है, वो इरेज नहीं होती, वो परमानेंट मेमोरी है। बट रैम इनका अपोजिट वर्क करता है। तो रैम को हम लोग टेम्परेरी या वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। और भी रैम में बहुत कुछ है, देखते हैं कि रैम और किस तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब रैम की हम लोग बात करें कि रैम को रैम क्यों कहते हैं, खाली उसको मेमोरी क्यों नहीं कहते। तो हमने बात की कि रैम इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। ये हमारे ब्लॉक्स हैं, करेक्ट है, ये हमारे ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक को हम लोग बाइट कहते हैं। क्लियर? मान लीजिए जब हमने 2+3
कीबोर्ड से जब प्रेस किया तो वो हमारी रैम में किस पोजीशन पर जाएगा। तो मान लेता हूँ कि वो यहाँ से आ रहा है, पहले डेटा यहाँ आता है, फिर 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 यहाँ आता है। अगर इस तरह से चल रहा है, इसे बोलते हैं सीरियल एक्सेस, है ना। इसको सीरियल एक्सेस या सीक्वेंशियल एक्सेस कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा स्लो मेथड है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए एक और मेथड है हम लोग एक्सेस करने का, वो है कि अगर हमें डेटा डालना है तो वो डेटा कहीं भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ डाल दिया, फिर यहाँ डाल दिया, फिर यहाँ डाल दिया, कहीं भी डाल सकते हैं। तो अगर मेमोरी इस तरह से बिहेव करती है तो उसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस, रैंडमली किसी भी ब्लॉक में डेटा डाल देना। तो हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो या तो सीरियल मेथड पर काम करेगी, सीरियल एक्सेस पर, या रैंडम एक्सेस पर। तो सीरियल एक्सेस वाली मेमोरी भी होती है, लेकिन वो जनरली हमारे कंप्यूटर में काम नहीं आती। हमारे कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर बात करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप, उसमें जो तरीका यूज़ करते हैं मेमोरी में, वो तरीका होता है रैंडम, जो कि बहुत फास्ट है। इसी वजह से अगर हम लोग वो तरीका यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग हमारी मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। तो अगर इसकी देखिए डेफिनेशन, तो रैम इज कंसिडर्ड एज ए रैंडम एक्सेस बिकॉज इट कैन एक्सेस एनी मेमोरी सेल, बोले तो बाइट, डायरेक्टली। यस, तो इसी रीजन की वजह से हमारी जो मेमोरी होती है उसको हम लोग रैम बोलते हैं। हाँ, एक और मेमोरी होती है जिसमें सीरियल एक्सेस होता है, एक के बाद एक डाटा को रखना या पढ़ना होता है, तो इसको हम लोग सैम बोलते हैं। ये अलग अलग तरह के कंप्यूटर में यूज में ली जाती है। इसका एक एग्जांपल आपको याद होगा, जो ऑडियो कैसेट्स आते थे, टेप, वो सीरियल एक्सेस है। जैसे अगर आपने याद होगा, या फिर आपके जो हमारे जो फादर है, बड़े ब्रदर है, काफ़ी सालों पहले टैप रिकॉर्डर आते थे जिसमें हम लोग गाने सुनते थे, कैसेट्स आते थे। उसमें सिक्वेंशली चलना जरूरी है, तो एक के बाद एक गाना हम लोग जंप नहीं कर सकते। यस, तो वो एक सीरियल एक्सेस मेमोरी है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि रैम टेम्परेरी है, रैम रैंडम एक्सेस पर काम करती है, रैम जो है वो डाटा को स्टोर करती है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि रैम बनाते कैसे हैं। तो रैम को बनाने के लिए जो हमें कंपोनेंट चाहिए, वो दो कंपोनेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो एक रैम को बनाने के लिए लाखों ट्रांजिस्टर और लाखों कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, माइनर होते हैं, जिनको रोबोट की हेल्प से ही माउंट किया जाता है, तो हाथ से रैम नहीं बनाई जाती। अब ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर करते क्या है हमारे रैम में, मतलब क्यों बनाते हैं हम लोग रैम इससे। तो कैपेसिटर जो है मेन कंपोनेंट है। कैपेसिटर एक तरह की बैटरी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को स्टोर करता है, और ट्रांजिस्टर उसको डायरेक्शन देता है, करेक्ट है। तो ये दोनों ही मिलकर एक चार्ज को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी डेटा हो, वो हमेशा, चाहे मूवी हो, चाहे गाना हो, चाहे वो कीबोर्ड से प्रेस किया गया कोई भी बटन हो, वो डेटा हमेशा 0-1 होता है। तो हम लोग कहते हैं कि जैसे ही हम लोग रैम में ट्रांजिस्टर कैपेसिटर लगाते हैं, क्योंकि हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं किसको, 0-1 का। तो 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है नो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, और 1 का मतलब है फुल्ली इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो मान लेता हूँ कि मेरी रैम है जिसका छोटा सा पोर्शन लेते हैं कि एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, और ये इसका ट्रांजिस्टर्स। ओके, नाउ अब हमने कहा कि इस कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, तो चार्ज है तो मैं इसको पूरा ऑक्यूपाई कर देता हूँ, ये चार्ज नहीं है और ये चार्ज है। तो ये हमारी रैम का स्टेटस है, डाटा इस तरह से आता है। तो इसको बोलना या पढ़ने के लिए हम लोग कहते हैं कि रैम के अंदर ये वाला जो पोर्शन है उसमें 1 है, इसमें 0 है क्योंकि चार्ज नहीं है, और इसमें 1 है। तो 0-1 होते क्या है, 0-1 कुछ नहीं है, 0-1 जस्ट सिर्फ चार्ज होना 1 कहलाता है, और चार्ज नहीं होना 0 कहलाता है। इस तरह से हमारे कंप्यूटर में जो 0-1 होते हैं वो चार्ज होते हैं, और रैम उन्हीं चार्ज को स्टोर करता है। और स्टोर करने के लिए हमें कैपेसिटर चाहिए होता है जो कि एक तरह की बैटरी है, और ट्रांजिस्टर उसको डायरेक्शन देता है। तो रैम को बनाने के लिए ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर ही यूज़ करेंगे। अब जो हमारी रैम है वो दो तरह की होती है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या है। तो रैम खुद डिवाइडेड रहती है
अदर पोर्शन में देखते हैं कि रैम के कितने टाइप्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं डायनामिक रैम की। डायनामिक रैम को डी रैम भी कहा जाता है। अब डी रैम के अंदर क्या है, डी रैम के अंदर को बनाने के लिए एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर लेता है एक 0 1 को स्टोर करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास कोई भी है 0 1 0, तो 3 हो गए, 3 बिट हो गए, और तीनों बिट को स्टोर करने के लिए हमारे पास में 3 ट्रांजिस्टर और 3 कैपेसिटर होंगे। इसका मतलब ये है कि एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर मिलकर एक बिट को के चार्ज को स्टोर करता है या एक बिट को स्टोर करता है। क्लियर? तो ये जो स्टोर करता है ना, कैपेसिटर चार्ज को, जब कि भी हमने कहा ये कैपेसिटर चार्ज है, ये स्टोर है, यहाँ पर 1 है, तो ये जो चार्ज को स्टोर करता है ये एक तरह की बैटरी है ये। और हर बैटरी की खास बात होती है कि जो चार्ज होती है तो वो कुछ टाइम बाद में डिस्चार्ज भी हो जाती है। तो हमारा कैपेसिटर जो है वो बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज होता है। कितने जल्दी? थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे कंप्यूटर में जो कैपेसिटर्स होते हैं रैम के अंदर, वो बहुत ही कम चार्ज स्टोर करते हैं, बहुत ही कम समय के लिए। हमारे, ये आपको मैं अगर सिंपल सा बताऊं तो हमारे कंप्यूटर में एक कैपेसिटर जो एक बिट स्टोर कर रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो उसको करीबन 10,000 बार चार्ज करना पड़ता है। तब हम लोग कहते हैं कि हाँ 1 सेकेंड तक हमारा रैम के अंदर डाटा रहा। तो इसको बार बार चार्ज करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज होने वाली बैटरी है जिसको कैपेसिटर कहते हैं। अब 1 सेकेंड में कितनी बार चार्ज करना पड़ेगा, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रेश रेट। तो डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में सबसे बड़ा डिफरेंस इसी चीज़ का होता है, रिफ्रेश रेट का। डायनामिक के अंदर रिफ्रेश रेट हाई होती है, इसका मतलब उसको बार बार चार्ज करना पड़ता है, तो इसकी रिफ्रेश रेट बहुत हाई है, इसको बार बार चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग चार्ज ही करते रह जाएंगे तो ये काम में कम आएगा, इसीलिए ये स्लोवर होता है। सॉरी। तो DRAM का यूज़ हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर में करते हैं। हमारे जो लैपटॉप PC वगैरह में जो रैम होती है वो DRAM ही होती है, और उसका जो टाइप है वो है DDR4। आपने नाम सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है डबल डेटा रेट वर्जन 4। तो सबसे पॉपुलर, सबसे, ये थोड़ा स्लोअर भी है लेकिन चलता है क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली कम है। हाँ, अगर इसका कंपेरिजन में DRAM का कंपेरिजन अगर मैं SRAM से करूं तो DRAM की तुलना में DRAM की कंपैरिजन में जो SRAM हमारी, वो चार्ज को काफ़ी टाइम तक रखता है। मतलब 100 नैनोसेकंड आप लोग ये गैस कर सकते हैं अराउंड, कि अगर हमारी जो रैम है डायनामिक रैम, उसको 10,000 बार चार्ज करना पड़ रहा है 1 सेकंड में, तो उसको सिर्फ 1000 बार चार्ज करना पड़ रहा है। तो बहुत फर्क आ जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर चार्ज को स्टोर करने के लिए 6 ट्रांजिस्टर और 6 कैपेसिटर का यूज किया जाता है एक बिट को लेकर करने के लिए ना। तो जैसे एक कैपेसिटर खाली होता है तो दूसरा उसकी हेल्प कर देता है, वो खाली होता है फिर हेल्प कर देता है। तो इस तरह से चार्ज काफ़ी देर तक रहता है, तो उसको बार बार चार्ज करना नहीं पड़ता। तो उसकी रिफ्रेश रेट DRAM की तुलना में या कंपेरिजन में बहुत ही कम होती है। क्योंकि रिफ्रेश रेट कम है तो हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है उस पर वर्क करने के लिए, तो ये बहुत फास्टर है। तो इसका यूज़ हम लोग मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में करते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली है, इसीलिए हमारे पर्सनल कंप्यूटर में नहीं आती है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बात करी है मेमोरी की, जो कि 2 तरह की होती है, रैम और रोम, और रैम के टाइप की बात करी। रैम भी 2 तरह की डिवाइड होती है, DRAM और SRAM। और DRAM के अंदर बहुत ही कम चार्जेस टाइम तक चार्ज रहते हैं, तो बार बार करना पड़ता है, तो हम लोग उसको डायनेमिक बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, तो इसमें चार्ज काफ़ी देर तक स्थिर है। तो ये था आज का लेक्चर। कल हम लोग बात करेंगे कि रोम कैसे बनाते हैं, रोम का पर्पस क्या है, उसको रोम क्यों बोला गया है, और भी उसके कई जुड़े हुए जो ऑन टॉपिक्स है वो भी हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। होप आपको कुछ समझ में अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर दूँगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।